एग्जाम्पल आप उस प्लांट का कोई डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके पास फैसिलिटी नहीं है बॉटनी लैब में, तो वो आपको बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफ़र कर देते हैं। अब आप बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में चले गए, अब वहाँ पे अगेन आप गए और आपके सुपरवाइज़र कहते हैं जी बायोटेक की लैब में आप पीएच मालूम करें। तो फिर क्या करेंगे आप? और अगर आपको बार-बार ज़रूरत पड़े और वहाँ पे पीएच मीटर भी नहीं है उस लैब में, क्या हम अपनी लैब से पीएच मीटर लेके जाएंगे? उसके लिए मैं एचओडी साहब अलाउ नहीं कर रहे। अब हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक नया पीएच मीटर मंगवा के रखना पड़ेगा ताकि हम उसको यूज़ करें। तो अगर हम अब ये बात जहाँ तक रखें, मैं आगे आपको थोड़ा सा और एक चीज़ क्लियर करके बताता हूँ, फिर आपको इस बात की समझ आएगी। अच्छा, अब अगेन हम एचओडी साहब के ऑफिस में आ गए हैं, थर्ड डे है हमारा। अब एचओडी साहब क्या करते हैं कि हमें कुछ कीज़ देते हैं, चाबियाँ देते हैं, कुछ चाबियाँ देते हैं और कहते हैं कि ये जो केबन है ना, केबल नंबर 10 ये आपका है। वो आपसे कहते हैं केबल नंबर 10 जो है ये आपका है। अच्छा, वो कहते हैं आपसे कि ये टेबल नंबर जो 10 है ना, ये आपका है, इसको आपने यूज़ करना है। केबल या अलमारी है आपके पास, ठीक है, या दराज है, जिन्होंने आपको जो है ना वो उसकी कीज़ दे दी हैं और उनको कहा कि जब तक आपने रिसर्च करनी है, आपने अपने रिसर्च की तमाम चीज़ें इस केबन के अंदर रखनी है, ठीक है। मोस्टली ऐसे ही होता है कि सुपरवाइज़र में जो है ना वो कीज़ दे देते हैं। अब हमने एक केबन बना लेना है, केबन पे अपना नाम लिखना है और उसको जो है वो हमने यूज़ करना है। जितना भी हमारा केमिकल होगा, छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेंट होंगे, ग्लासवेयर होगा, वो हमने सँभाल के उस केबन के अंदर रखते हैं। सेम यहाँ पे भी आर में भी हमने एक छोटा-सा केबन बनाना है, जहाँ पे हमारे तमाम काम सेव रहे। जो भी हम काम करें ना वहाँ पे वो सेव होता जाए, ऑटोमेटिक सेव होता जाए। और अगर हम उसको जो है ना वो कहीं लेके जाना चाहें तो पूरे केबन को उठा के हम लेके जा सकते हैं। तो जितना भी उस केबन के अंदर आपने एनालिसिस किए होंगे, आपने पैकेज इंस्टॉल किए होंगे, वो सारे एक ही फाइल में आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। अच्छा सॉरी, एक्चुअली वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो है ना अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा फ़ोल्डर बनाना है, एक केबन बनाना है जिसको हमने यूज़ करना है। और वो केबन, उसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको उस केबन को आपने डाटा एनालिसिस अपने लैपटॉप पे किया हुआ है सारा, ठीक है। अब उस केबन के अंदर आपकी आर की फ़ाइल सेव होती जाएगी। उसको आप कहीं भी लेके चले जाएँ, वो फ़ाइल आपकी, आप किसी भी लैपटॉप पे ओपन कर लें, आपका सारा जो है वो डाटा ड्राइव होके वहाँ पे आ जाएगा। जैसे आजकल सिंक्रोनाइज़ का ऑप्शन है ना, तो गूगल पे अगर आपने एक जगह पे आईडी लगाई है तो वहाँ पे आपने जो ब्राउज़िंग की है, सर्च की है, तो आप कहीं और जो है वो किसी लैपटॉप पे, मोबाइल पे अगर आप देखते हैं, तो वो सर्च जो आपने वहाँ पे किया होता है, वो चीज़ें जो आपने वहाँ पे यूज़ की होती हैं, वो आपको मोबाइल पे भी यूज़ हो रही होती हैं, आपको पीसी में भी यूज़ हो रही होती हैं, शो हो रही होती हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है। अगर हम इसकी वर्किंग डायरेक्टरी बना लेते हैं, तो वर्किंग डायरेक्टरी जो है ये जो केबन है जो बना लेते हैं, तो केबन के अंदर हम सारी चीज़ें अपनी सेव रख सकते हैं। अब केबन क्या है? केबन को आर की ज़ुबान में कहते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। केबन को आर की ज़ुबान में वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। ये वर्किंग डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं?
अच्छा, वर्किंग डायरेक्टरी बनाने के लिए स्क्रीन नंबर 3 पे आएँ, ग्लोबल इन्वायरमेंट में। स्क्रीन नंबर 3, ग्लोबल इन्वायरमेंट। ग्लोबल इन्वायरमेंट में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये सेंटर पे, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है वीकेंड बैच। आपके पास यहाँ पे होगा न्यू स्क्रिप्ट या अननोन स्क्रिप्ट होगा या कुछ और लिखा हुआ आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट आ रहा होगा, ठीक है, अननोन प्रोजेक्ट आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये साथ छोटा सा एरो है, एरो का बटन, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे न्यू प्रोजेक्ट। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो मेरा यहाँ पे ज़रूरी डाटा नहीं है। अगर आपका ज़रूरी डाटा हो यहाँ पे तो आप इसको सेव कर लें, ठीक है। मैं इसको डोंट सेव करना चाहता हूँ, डोंट सेव। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है, आपने चूज़ करना न्यू डायरेक्टरी। यहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर बनाना है, अपना केबन बनाना है, एक अलमारी बनानी है, जहाँ पे हम सारी चीज़ें जो है ना वो आर की रखेंगे। जितने हम पैकेज इसमें इंस्टॉल करेंगे वो रखेंगे, जितने एनालिसिस हम करेंगे वो रखेंगे, जितने हमारे ग्राफ बनेंगे वो सारे जो हैं वो इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर शो होंगे। न्यू पे क्लिक करें, आपके पास एक और फाइल ओपन होगी। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। यहाँ से पूछ रहा है कि अब आप केबन का नाम क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमारा 10th बैच है तो हम यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं 10th बैच। आप लोग भी इसका नाम जो है वो 10th बैच रख सकते हैं, अपने नाम से रख सकते हैं, या आप अगर थीसिस कर रहे हैं तो थीसिस के नाम से रख सकते हैं। अगर आप कोई रिसर्च आर्टिकल कर रहे हैं तो रिसर्च आर्टिकल के नाम से इसको रख सकते हैं। आप डिफरेंट केबन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप थीसिस कर रहे हैं तो आप थीसिस के लिए डिफरेंट डायरेक्टिव बना लें। आप उस पेपर लिख रहे हैं, 3-4 पेपर लिख रहे हैं तो हर पेपर के लिए आप जो है वो अलग से एक डायरेक्टरी बना लें, तो वो भी अच्छा है। अगर आप एक ही डायरेक्टरी में काम करना चाहते हैं तो एक भी ठीक है। अगर ज़्यादा बना लेंगे तो आपको जो है ना वो आइडिया होगा, आपको सहूलत होगी कि इस डायरेक्टरी में मैंने मेरी ये चीज़ें सेव हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं एक डायरेक्टरी बनाने की। तो डे बाय डे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि हमने जो है वो एक डायरेक्टरी बनानी है या ज़्यादा डायरेक्टरी बनानी है। तो मैं इसको करता हूँ क्रिएट प्रोजेक्ट। ये देखिए मेरे पास एक नई वर्किंग डायरेक्टरी आ चुकी है। अब हम एक नई लैब में चले गए हैं। यहाँ पे आपके पास भी 10th बैच लिखा हुआ आ रहा होगा। ये यहाँ तक ये आप लोग कंप्लीट कर लें, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ आपका। कंप्लीट कर लें और डन लिखें, फिर मैं अगले स्टेप पे चलता हूँ। ओके सर। अच्छा, कोई पार्टिसिपेंट जिसको कोई इशू आ रहा हो काइंडली वो भी बताया करें कि ये इशू आ रहा है या कोई एरर आ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक हो गया। मोस्ट ज़्यादातर पार्टिसिपेंट के पास ये डन हो चुका है। ज़्यादातर पार्टिसिपेंट के पास ये डन हो चुके हैं। अब हम उस्मान आबिद साहब, आपके पास इशू आ रहा है कोई? जी उस्मान आबिद साहब, अगर रिपीट करना है तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। हाँ, फर्स्ट स्क्रीन अगर आपको विजिबल नहीं है तो आपके पास इस तरह शो हो रहा होगा। 3 स्क्रीन आपके पास शो हो रही होंगी। आपने जस्ट ये मैक्सिमाइज के बटन पर क्लिक करना है और आपके पास जो है वो 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी।
आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और आपके पास 4 स्क्रीन जो है वो शो हो जाएंगी। जी डन हो गया सबके पास? तकरीबन सब ने ही डन कर दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक हमने चीज़ें सीखी। एक तो पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पैकेजेस होते क्या हैं, और फिर वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, और वर्किंग डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब अगेन आप आ गए हैं अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस में। आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि ये एक्सेल की फ़ाइल है, इस एक्सेल की फ़ाइल के ऊपर आपने ग्राफ बना के लाना है। अब हम जा रहे हैं ग्राफ की तरफ, बेसिक चीज़ें, ठीक है। आपने क्या करना है, ग्राफ बना के लाना है। एक्सेल की फ़ाइल की तरह है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ये आपके पास एक्सेल की फ़ाइल पड़ी हुई है, ये देखें, ठीक है, ये वाली फाइकस की, ठीक है। ये फ़ाइल पड़ी हुई है आपकी एक्सेल की, इसको आपने इंपोर्ट करना है आर में, और इंपोर्ट करने के बाद इसके ऊपर आपने पॉइंट ग्राफ बना के लाना है। देखिए, अब आज हमें चौथा दिन है अपने सुपरवाइज़र के पास, और हमें एक नया टास्क मिल गया। पहला टास्क भी रिवाइज हो रहा है और नया टास्क भी मिल गया। पहला टास्क क्या था हमारे पास, फाइल को इंपोर्ट करना। अब हमने फाइल को इंपोर्ट भी करना है, और इंपोर्ट करने के साथ साथ इसके ऊपर ग्राफ भी बनाना है, इसके ऊपर प्लॉट भी बनाना है, ठीक है। अब 2 टास्क हो गए हमारे। तो ये फाइल मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप से ये डाउनलोड कर लें और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें। ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने जो है ना फाइल शेयर कर दी है, और मैं चैट में भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ से भी आप जहाँ से आपको ईजी लगे वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लें, डेस्कटॉप पे सेव करें और डन करें। फिर मैं अगले स्टेप पे चलता हूँ। ये मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी है और ये चैट में भी शेयर कर दी है। जहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर लें। फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करें और सेव करने के बाद इस फाइल को इंपोर्ट कर लें। अब देखिए, इंपोर्ट करने के बाद कोई इशू आता है आपको, कि आपको ये दोबारा कहता है रीड एक्सेल इंस्टॉल करें। मैं भी कुछ लोगों को ये कहे कि रीड एक्सेल अगेन इंस्टॉल करें, देखते हैं हमें कहता है कि नहीं। फ्रॉम एक्सेल मुझे इसने नहीं कहा, मैं भी आपके पास ये कहे कि आप इसको दोबारा इंस्टॉल करें, ठीक है। मैं इसको डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप से फाइल फाइकस इसको सेलेक्ट करता हूँ, और ये फाइल मेरे पास जो है ये प्रीव्यू इसका आ चुका है। अब प्रीव्यू को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। आप लोग भी फाइल को इंपोर्ट कर लें।
जिनके पास फाइल सेव हो चुकी है वो काइंडली जल्दी से फाइल को इंपोर्ट कर लें। अब फाइल को इंपोर्ट करें। अब हम जा रहे हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या करना है, सॉरी ये ग्रुप में मैंने शेयर की है लेकिन ये अभी तक आप तक नहीं पहुंची। ये सेंड हो रही है लेकिन जो है वो चैट में, जूम की चैट में शेयर हो चुकी है आप लोगों के पास। जाजेब साहब आपके पास एरर आ रहा है कि आपके पास रीड एक्सेल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों एरर आ रहा है। ये वही एग्जांपल आ गई कि अब हम किसी और डिपार्टमेंट में चले गए हैं, किसी और लैब में आ चुके हैं, हम कहीं और आ चुके हैं। अब हमें दोबारा पीएच मीटर मंगवाना पड़ेगा अपनी लैब में। जिस लैब में हम काम कर रहे हैं उसमें हमें अगेन सॉरी एक्चुअली नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा मैं अगेन शेयर करता हूँ। अच्छा ये एरर आ रहा था। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी, तो बात मैंने वहीं पे छोड़ दी थी और आपको कहा कि आगे चल के हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो बात क्या थी कि हमें हमारे सुपरवाइज़र ने एक और लैब अलाट कर दी है कि बाकी का काम आपने उस लैब में करना जाके। अब हम जब उस लैब में गए तो वहाँ पे पीएच मीटर नहीं था। सेम सिचुएशन यही यहाँ पे आई कि हमने एक नई वर्किंग डायरेक्टरी बना ली, हम एक नई लैब में आ गए जहाँ पे अब हमें सारी चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेंगी। ठीक है, तो बेस्ट ये है कि आप एक ही वर्किंग डायरेक्टरी बनाएं और तमाम काम उसी वर्किंग डायरेक्टरी में करें ताकि आपको बार बार पैकेजेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत ना फील हो। तो यहाँ पे अब अगेन आपको जब आप यहाँ से फाइल जो है ना वो पैकेजेस में आके इसको इंस्टॉल ना करें, आप इंपोर्ट डाटा सेट पे आएँ, एक्सेल पे क्लिक करें तो ये आपको खुद सुजेस्ट कर देगा कि आप रीड एक्सेल इंस्टॉल करें। तो आपके पास एक बटन आएगा इंस्टॉल का, आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो काइंडली जिन लोगों के पास ये ऑप्शन आ रहा है, ये एरर आ रहा है कि आपके पास रीड एक्सेल नहीं है, उसको दो तरीके हैं। एक तो जो मैंने आपको पहले बताया, पैकेजेस में आएँ, पैकेजेस में आके यहाँ पे चेक कर लें कि आपके पास रीड एक्सेल शो हो रहा है। अगर तो रीड एक्सेल शो हो रहा है, ये देखिए मेरे पास रीड एक्सेल शो हो रहा है। अगर आपके पास ये रीड एक्सेल शो हो रहा है तो इट्स मीन आपको रीड एक्सेल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये रीड एक्सेल शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आपको रीड एक्सेल इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम किसी और लैब में आ चुके हैं, किसी और वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। हर वर्किंग डायरेक्टरी से जब आप दूसरी वर्किंग डायरेक्टरी में जाएंगे तो आपके तमाम पैकेजेस दोबारा इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इसलिए एक वर्किंग डायरेक्टरी बना लें और उसी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर रहते हुए तमाम जो एनालिसिस हैं वो परफॉर्म करें ताकि हमें जो है वो हर बार नए पैकेजेस इंस्टॉल करने ना पड़े। अगेन ये एक मैसेज आ गया है कि स्क्रीन 1 से डाटा क्लीन करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है
ब्रश का साइन होगा, ये देखें, ठीक है। इस ब्रश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितना भी डाटा है वो क्लियर हो जाएगा, सारा डाटा आपके पास यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जी सर, यहाँ तक का क्लियर है आप लोगों को? तमाम पार्टिसिपेंट ने फाइल इंपोर्ट कर ली है, फाइल इंपोर्ट कर लें। फिर हम आज ग्राफ की तरफ चलते हैं। आज जो हमारे सुपरवाइज़र ने हमें टास्क दिया, हमारे सुपरवाइज़र ये कहते हैं कि आपने प्लॉट बना के लाना है, ठीक है। उन्होंने कहा जी ये आपके पास जो एक्सेल की फ़ाइल मैंने दी है इसको आपने इंपोर्ट तो कर लिया है, अब इसके ऊपर जो है वो आपने जो है ना प्लॉट बना के लाना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टास्क है वो क्या है, हमने प्लॉट बनाना है, ग्राफ बनाना है। फाइल इंपोर्ट कर लें ताकि तमाम लोग जो हैं वो एक साथ प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, स्क्रीन 1 से कैसे डाटा आपने क्लियर करना है, ठीक है। स्क्रीन 1 से डाटा क्लियर करने के लिए आपने कंट्रोल ए करना है, उसको सेलेक्ट कर लें और डिलीट का बटन दबा दें तो डाटा आपसे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। या आप जिस लाइन को डिलीट करना चाहते हैं उस लाइन को सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, इसमें से जिस लाइन को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें और बैक स्पेस या डिलीट का बटन दबाएंगे तो फाइल डिलीट हो जाएगी। अगर आपके पास स्क्रिप्ट फाइल बहुत ज़्यादा है तो आप जस्ट कंट्रोल ए करेंगे, तमाम फाइल सेलेक्ट हो जाएगी और जस्ट डिलीट का बटन दबाएं तो फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। जी रेडी है तमाम पार्टिसिपेंट, फाइल इंपोर्ट हो चुकी है आप लोगों के पास? अगर फाइल हो चुकी है इंपोर्ट तो मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। ऐसा टेबल रिमूव नहीं होगा। टेबल रिमूव करने के लिए अच्छा यहाँ पे आप आएँ, ये टेबल पे क्लिक करें। ये टेबल पे एक ऑप्शन है क्रॉस का, ये देखें साथ छोटा सा। टेबल रिमूव करने के लिए आपने यहाँ पे देखें क्रॉस का ऑप्शन है, इस क्रॉस पे क्लिक करें, टेबल आपका डिलीट हो जाएगा। अब क्लियर है? ओके। अच्छा, अब हमारे पास फाइल इंपोर्ट हो चुकी है फाइकस की, ये देखें। अब हमने जाना है प्लॉट की तरफ, ग्राफ की तरफ, ग्राफ बनाना है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे लेता हूँ ग्राफ प्लॉट। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे जहन में क्या आना चाहिए, जब हमें सुपरवाइज़र ने पीएच मालूम करने के लिए भेजा तो जो पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आया वो ये था कि पीएच किस इंस्ट्रूमेंट से मालूम करेंगे, है ना। फिर उन्होंने कहा कि फ़ाइल को इंपोर्ट करें, तो हमारे जहन में पहला क्वेश्चन आया कि फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। अब अगेन उन्होंने हमें एक और टास्क दे दिया। टास्क क्या दिया उन्होंने कहा इस पर ग्राफ बना के लाना। अब ग्राफ बनाने के लिए हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, ग्राफ बनाने के लिए हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है।
ये क्वेश्चन हमारे जहन में आना चाहिए। तो ग्राफ बनाने के लिए जो हमने पैकेज यूज़ करना है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, उसका नाम है ggplot2। ggplot2 ये पैकेज का नाम, नोट कर लें इसको। ग्राफ बनाने के लिए जो हमारे पास पैकेज रिक्वायर्ड है उसका नाम है ggplot2। अब ग्राफ बनाने से पहले हमें ग्राफ की कुछ कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए, ग्राफ में कितनी चीज़ें होती हैं। जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ग्राफ में 3 चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1, डाटा। नंबर 2, मैपिंग। और नंबर 3, ज्योमेट्री। तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। डाटा क्या है? डाटा हमारे पास जो एक्सेल की फाइल है वो हमारा डाटा है, ठीक है। और डाटा हमारे पास किस फॉर्म में होता है? मोस्टली टेबल की फॉर्म में होता है, इस तरह, ठीक है। इसमें कुछ कॉलम्स होते हैं और कुछ रोज होती हैं। इस फॉर्म में हमारे पास डाटा होता है। डाटा के बाद आता है मैपिंग। अब ये देखें, इस डाटे को हमने मैप करना है इस ग्राफ के ऊपर। ये जो सेंटर में ये जो पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये वाला एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पे ये वाई एक्सिस होता है। अब हमें इस डाटे को प्लॉट करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ टिक्स होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, इसको कहते हैं एक्स टिक, एक्स पॉइंट्स। यहाँ पे कुछ होती हैं, ठीक है, वैल्यूज होती है, सॉरी, इस तरह। अब हमने ये जो डाटा है यहाँ पे, ये इसको प्लॉट करना है यहाँ पे। तो इस डाटे को अगर हम यहाँ पे फेंकें, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ यहाँ पे गिरेंगे, कुछ जो है यहाँ पे गिरेंगे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे गिरेंगे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे गिरेंगे, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास एक प्लॉट बनेगा। ये है मैपिंग, डाटे को मैप करना। कौन सी चीज़ हमने एक्स एक्सिस पे रखी और कौन सी चीज़ हमने वाई एक्सिस पे रखी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ रख दी 1, 2 या 1, 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ रख दी। अब ये जो डाटा है सारा टेबल के अंदर, वो डाटा सारा हमने यहाँ पे ड्रा करना है, इसको हम कहते हैं मैपिंग। अब डाटा ड्रा करने के बाद हमने क्या करना है, इसकी थोड़ी सी खूबसूरती करनी है, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है। जिससे हम घर बनवाते हैं ना, तो घर बनवाने से पहले हमारे पास एक डाटा होना चाहिए। डाटा मीन हमारे पास पैसे होने चाहिए, कलेक्शन होनी चाहिए। फिर उस डाटे को हम यूज़ करके, उस पैसे को यूज़ करके हमने जो है वो मकान बनाना है। मकान बनाने के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन के बाद हम उसकी फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग, अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हम इसकी डेकोरेशन करते हैं, इसको डेकोरेट करते हैं, इसको पॉलिश करते हैं, इसकी फिनिशिंग करते हैं। अब ये ग्राफ तो हमारे पास सिंपल सा बन गया है। अब हमें इसको डेकोरेट करना है। तो डेकोरेट करने के लिए हम यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन कि हम इसकी ब्यूटी, हम इसकी खूबसूरती, इसको फिनिश करना चाहते हैं, इसको पॉलिश करना चाहते हैं। आ गया ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन कि हम यहाँ पे हम कह सकते हैं टाइप ऑफ ग्राफ।
टाइप ऑफ ग्राफ, यानी आप बार ग्राफ बनाना चाहते हैं, पॉइंट ग्राफ बनाना चाहते हैं, लाइन ग्राफ बनाना चाहते हैं, बॉक्स ग्राफ बनाना चाहते हैं, यानी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ हैं उसको हम कहते हैं ज्योमेट्री। तो यहाँ पे हमें आर में ग्राफ बनाने के लिए तीन चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है: डाटा, मैपिंग, ज्योमेट्री। डाटा क्या होता है ये आपको क्लियर है। मैपिंग क्या है कि हमने डाटे में जो चीज़ें हैं किस चीज़ को हमने एक्स एक्सिस पे रखना है और किस को वाई पे रखना है और ये पॉइंट कहाँ कहाँ पे आएंगे, ये है मैपिंग। एस्थेटिक क्या है? एस्थेटिक मीन कि आपने यहाँ पे सारे सर्कल लगाए हैं, आप चाहते हैं ये सर्कल जो है ये रेड कलर का हो, ये ब्लैक कलर का हो, ये वाइट कलर का हो, ये ग्रीन कलर का हो, ये जो है ना वो ब्लू कलर का हो, ये रेडिश कलर का हो, मैंने इसको डिफरेंट कलरिंग दे दी, ये एस्थेटिक है। फिर आप इसको डिफरेंट शेप दे लेते हैं, कुछ को इस तरह कर लिया है, कुछ पॉइंट जो है वो इस तरह आ गए, कुछ पॉइंट इस तरह आ गए, कुछ पॉइंट सर्कल में आ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम बोलते हैं एस्थेटिक। अब ये चीज़ें हम परफॉर्म करके देखते हैं तो हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। अब आ जाते हैं आर पे। आर पे आने के बाद हमें पता चल गया कि ग्राफ हमने किस पे बनाना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है ग्राफ बनाने के लिए। जिस तरह किसी चीज़ का अगर हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है तो उसके लिए हमने माइक्रोस्कोप यूज़ करनी है, किसी का टेम्परेचर मालूम करना है तो उसके लिए हमने थर्मामीटर यूज़ करना है। इसी तरह किसी चीज़ का जब आपने ग्राफ बनाना है, किसी भी किस्म का ग्राफ है, किसी भी किस्म का प्लॉट है, उसके लिए हम ggplot2 यूज़ करेंगे। और आर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल ggplot2 है। आर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल क्या है? ggplot2। आज हम ggplot2 को इस्तेमाल करके ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो ggplot2 देखें, जो भी एक पैकेज होता है ना, हर पैकेज मुख्तलिफ काम करता है, एक से ज़्यादा काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल है, मोबाइल हमारे पास एक पैकेज है, एक इंस्ट्रूमेंट है ना, उससे हम कॉल सुन भी सकते हैं, कॉल कर भी सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, यानी डिफरेंट ऑप्शन हैं वहाँ पे। मोबाइल एक पैकेज है और उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन है। इसी तरह ggplot2 एक पैकेज है, ggplot2 एक पैकेज है, इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ggplot, qplot, ये दो ऑप्शन है, ggplot और qplot के दो इसके अंदर जो है ना वो ऑप्शन है, इसके फंक्शन है। इसके अलावा और भी बेशुमार फंक्शन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इसके। अब आ जाते हैं ggplot2 पे। अब हम लैब में सर्च करते हैं, क्या हमारी लैब में ggplot2 है? आज लैब हमारी कहाँ पे है? स्क्रीन नंबर 4 पे। स्क्रीन नंबर 4 पे सर्च करें, यहाँ पे हम सर्च करते हैं ggplot2। ये देखिए मेरे पास ये शो कर रहा है ggplot2। अब आप चेक करें क्या आपके पास ये शो कर रहा है। जिनके पास शो नहीं कर रहा जस्ट वो लिखें नो, बाकी के पास मैं अंडरस्टैंड कर जाऊंगा कि आप लोगों के पास ये मौजूद है। इसको सर्च करें, जिसके पास लिखा हुआ आ रहा है नो, वो मुझे बताएंगे। नो, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी हमने एक मेथड सीखा, क्योंकि अभी हम ये बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं आर की, अभी हम एनालिसिस की तरफ नहीं गए। आर को यूज़ करना सीख रहे हैं, गाड़ी को ड्राइव करना सीख रहे हैं ना। जब आपको गाड़ी ड्राइव करना आ जाएगी ना, तो फिर आप नक्शा देख के कहीं भी जा सकते हैं, रास्ता पूछ के भी जाया जा सकता है। लेकिन आजकल हमारे पास वो GIS है ना, मैप है, वो मैप में खुद रास्ता बता देता है। तो इसी तरह हमने अभी बेसिक सीखनी है, तो रास्ते बताने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अभी। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना कि कोडिंग बहुत मुश्किल है, कोड आपको बने बनाए मिलने हैं।
हमने बने बनाए कोड यूज़ करने हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक हमने इसकी ज़रूर सीखनी है, बेसिक के बगैर हम बने बनाए कोड यूज़ नहीं कर सकेंगे। देखिए हमने बने बनाए रास्ते यूज़ करने हैं ना, अगर हमने इस्लामाबाद जाना हो तो हम अपनी सड़क तो नहीं बनाना शुरू हो जाएंगे, तो एक रास्ता बना हुआ, उसी रास्ते से गुजर के हमने इस्लामाबाद जाना है। हम अपना रास्ता नहीं बनाएंगे, हम गाड़ी चलाना सीखेंगे, रास्ते बने हुए, हमने आर को चलाना सीखना है, ठीक है। अभी देखें बहुत सारी चीज़ें हमने आर की सीख ली हैं, फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं, पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं। हमने गाड़ी को ड्राइव करना सीखना है। ये बार बार मैं आपको बात याद कराता रहूँगा, आप कहीं परेशान ना हो जाएं कि हमने जो है ना वो सड़क बनाना सीखनी है। सड़क बनाना हमारा काम नहीं है, हमने सड़क के ऊपर गाड़ी चलाना सीखना है, ठीक है। ये हर रोज़ मैं आपको जो है ना ये थोड़ा थोड़ा याद करवाता रहूँगा, ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स रहें कि ये मुश्किल काम नहीं है। अच्छा ये फंक्शन है, तो अब इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने का पहले तो हमने एक तरीका यूज़ किया था पैकेजेस से, अब मैं एक और तरीका आपको सिखाने लगा हूँ, क्योंकि अभी 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 हम जो है ना वो आर की बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, तो इसलिए जितनी भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो आपको सिखाऊँ। एक तो तरीका हमने सीखा कि पैकेजेस से, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है ना माउस यूज़ करना ईजी लगता है, कुछ कहते हैं जी मुझे ना टाइप करना अच्छा लगता है, टाइप करना आसान है मेरे लिए। तो ये जो लोग टाइप करना जिनको आसान है ना, जो माउस की तरफ नहीं जाना चाहते, वो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। और जिनको माउस यूज़ करना अच्छा लगता है वो जस्ट यहाँ पे आएँ स्क्रीन पर 4 पे, यहाँ पे पैकेज सेलेक्ट करें, यहाँ से इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें और आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आप लिखें जो पैकेज चाहिए आपको, मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ ggplot2, तो ये मुझे सजेशन भी दे देगा। मैं यहाँ से ggplot2 को सजेस्ट करूँगा और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब दूसरा मेथड, अभी आपने इस मेथड से इंस्टॉल नहीं करना, आप लोगों ने इसको इस मेथड से इंस्टॉल नहीं करना, मैं आपको एक नया मेथड बताने लगा हूँ, उस मेथड से आपने इसको इंस्टॉल करना। स्क्रिप्ट 1 पे आ जाए, स्क्रीन नंबर 1 पे, यहाँ पे आपने जस्ट टाइप करना है इंस्टॉल। देखें जैसे मैंने INST लिखा तो इसने मुझे सजेशन दे दी। यार आपको खुद से बहुत सारे सजेशंस देगा, लेकिन उन सजेशंस को अंडरस्टैंड करना हमें आना चाहिए। अब हमारा यहाँ पे काम क्या है, हम पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है इंस्टॉल पैकेजेस, इंस्टॉल्ड पैकेजेस, दो ऑप्शन है। हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, इंस्टॉल्ड हमारे पास नहीं है। इंस्टॉल्ड मीन कि आपके पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उसको आप शो करना चाह रहे हैं, और इंस्टॉल का मतलब है कि हम पैकेज नया इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करें, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डालें इन्वर्टेड कामा या स्ट्रिंग, इसको आर की ज़ुबान में स्ट्रिंग भी कहते हैं, इन्वर्टेड कामा भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे लिखें ggplot2, ggplot2 लिखने के बाद आपने ये रन का बटन है ऊपर, इस बटन को क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपके पास कंसोल में एक रेड साइन शो हो जाएगा, जो ये बता रहा है कि आपका जो है ना वो आर वर्किंग कर रहा है, ये कोई ना कोई काम इसको आपने असाइन किया है, वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये अभी तक ये रेड है, आप लोग भी इसको जल्दी से इस मेथड से आपने इंस्टॉल करना है इसको। आप लोगों के पास शायद ये इंस्टॉल हो चुका हो, मेरे पास ये इंटरनेट इशू की वजह से शायद थोड़ा डिले कर रहा है। होप कि आप लोगों के पास ये इंस्टॉल हो चुका होगा। मेरे पास भी ये इंस्टॉल हो चुका है। जब ये आपके पास ये वर्ड आ जाए लिखा हुआ सक्सेसफुली अनपैक्ड, ये वर्ड बस इसका मतलब है कि आपका पैकेज जो है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है। लेकिन अभी ये कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है,
जब तक ये पॉइंट रेड रहेगा आपने इसका वेट करना है। जब तक ये पॉइंट रेड है आपने इसका वेट करना है और देखें ये क्या करता है। ठीक है, जिसके पास इंस्टॉल हो जाए काइंडली वो मुझे बता दें, डन लिख दें। अच्छा, पैकेजेस जब हमारे लैब में आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में आ जाता है, अब इंस्ट्रूमेंट से काम करने के लिए हमने क्या करना है, उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना है। ये बात आपने नहीं भूलनी कभी भी, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना है। जस्ट मेरे पास थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आप लोग जब तक इसको डन कर लें। अच्छा, डन का इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या करना है, जब भी कोई पैकेज इंस्टॉल करना है या जब भी किसी पैकेज पे काम करना है तो ये पॉइंट नोट कर लें। दो चीज़ें हैं, दो बातें हमारे जहन में आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, यानी जब भी आपको एक नया टास्क दिया जाए ना, मसलन मैं आपसे आज कहता हूँ कि आपका टास्क है कि आपने कल ना कोरिलेशन फाइंड करनी है। कल आपने कोरिलेशन फाइंड करनी है, तो आपके जहन में फ़ौरन जो पहला क्वेश्चन आना चाहिए ना वो ये है, कोरिलेशन के लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। जिस तरह आपसे कहा जाए ना कि आपने आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो आपके जहन में पहला क्वेश्चन आएगा कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से फाइंड होगी, इसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। सेम यहाँ पे भी, आर पे भी, जब भी आपको कोई असाइनमेंट दी जाए, जब भी आपने कोई नया टास्क चूज़ करना है, तो आपके जहन में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि इस टास्क के लिए कौन सा पैकेज इंस्टॉल्ड होगा। तो मेरे पास जो है ये पैकेज इंस्टॉल्ड हो चुका है, तो मैं इसको अब लाइब्रेरी कर लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपके जहन में ये आना चाहिए कि पैकेज तो है हमारे पास, क्या वो मशीन ऑन है। किसी भी मशीन के ऊपर काम करने के लिए हम पहले उस मशीन को ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये पैकेजेस एक मशीन है और इस मशीन के ऊपर ग्राफ बनाने के लिए हमें ggplot2 को पहले ऑन करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया हुआ है। लाइब्रेरी, जैसे आप लाइब्रेरी लिखेंगे तो आपको सजेशन दे देगा। यहाँ पे लिखें ggplot2 और इसको रन कर दें। मेरे पास लाइब्रेरी रन हो चुकी है। होप कि आप लोगों के पास भी लाइब्रेरी रन हो चुकी होगी। अब चलते हैं ggplot2 की तरफ आते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये मल्टी फंक्शनल है, बहुत सारे आप इससे काम ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ये स्क्रीन नंबर 4 पे ggplot मुझे शो हो रहा है। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें, मैं स्क्रीन आपको बड़ी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आगे सारे इसके फंक्शन हैं। स्टैटिक कलर फिल अल्फा, स्टैटिक इवल, स्टैटिक ग्रुप ऑर्डर, ठीक है। ये जितने भी आगे हो रहे हैं ये सारे इसके फंक्शन है, इसके काम है। ये इतने काम हम इससे ले सकते हैं। देखिए कितने ज़्यादा काम ये कर सकते हैं। यहाँ भी चेक कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है। ये सारे काम जो इसकी शो हो रहे हैं ना, ये सारे काम जो है ये यहाँ पे तक कर सकते हैं। यानी आप ggplot2 से बेशुमार काम ले सकते हैं। और इस पूरे ट्रेनिंग में जो हम सबसे ज़्यादा पैकेज यूज़ करेंगे वो ggplot2 होगा। हर पैकेज में यूज़ होता है। मैप बनाने के लिए यूज़ होता है, स्टडी एरिया मैप बनाने के लिए यूज़ होगा, इकोलॉजिकल मॉडलिंग में ये यूज़ होगा, पीसीए बनाने के लिए ये यूज़ होगा, कोरिलेशन में ये यूज़ होगा। यानी हर जगह पे आप इसको यूज़ करेंगे। तो इसलिए इसके देख लें कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इस पैकेजेस को हम जो है वो हर जगह यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं कोड की तरफ। ग्राफ बनाने के लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। जिस तरह आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल में आपने पिक्चर बनानी है तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है हमने कैमरे का ऑप्शन पे जाना है। आपने
वीडियो कॉल करनी है तो आपके जहन में फ़ौरन व्हाट्सएप आ जाएगा। आपने कोई वीडियो देखनी है, आपके जहन में फ़ौरन यूट्यूब का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है तो मोबाइल के अंदर ही उसके फंक्शन है ना। इसी तरह जब हमने ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए ggplot2 का हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, तो उसका नाम है, दो मैंने आपको बताए हैं टॉप पे, एक है ggplot और एक qplot। दोनों पे हम ग्राफ बना के चेक करेंगे, लेकिन आज हम अभी ggplot2 को यूज़ करते हैं, सॉरी ggplot को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे qplot क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सर वही मैं आपको करके दिखाने लगा हूँ। सर क्या चीज़ आप कह रहे हैं? अच्छा, ये मैंने कैसे व्यू किया मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप ggplot का पूछ रहे हैं ना, यहाँ पे देखें ये ggplot2 का आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप सर्च में ggplot2 सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ggplot2 लिखा हुआ आ जाएगा। आप तो ggplot2 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिटेल सारी शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी हेल्प इसके बारे में मिल जाएगी। अच्छा, मैं बनाने लगा हूँ प्लॉट और हम पहला कोड लिखने लगे हैं। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि इस ट्रेनिंग का एक जो अहम पर्पस है वो तीन चीज़ें हमने सीखनी है। आर का कोड राइट करना, आर का कोड रीड करना और आर का कोड एडिट करना। तीन चीज़ें। बाकी एनालिसिस है, उन एनालिसिस में हमें प्रैक्टिस करनी है। वो सारे एनालिसिस हम परफॉर्म करेंगे, लेकिन हमारी असल प्रैक्टिस क्या होगी? कोड को रीड करना, राइट करना और एडिट करना। तो आज हम कोड को राइट करने जा रहे हैं, पहला कोड राइट करने जा रहे हैं और देखते हैं कि हम आर को राइट करके कोड ग्राफ बना सकते हैं। जस्ट यहाँ पे टाइप करें ggplot, ये आपके पास ऑप्शन आ गया ggplot। ठीक है, मेरे पास सॉरी इसने एरर दे दिया है फाइल करप्ट का। अच्छा, ggplot आप भी यहाँ पे टाइप करें साथ ggplot। आपके पास कोई एरर आ रहा है मेरे पास, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ डाटा। ठीक है, हम एक कोड लिखने जा रहे हैं। कोड हमने कैसे लिखना है ये भी मैंने पहले आपको बताया। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए, डाटा, मैपिंग और जियोमेट्री। ठीक है, तो ये जो हम पैकेज यूज़ करने जा रहे हैं ना इस मशीन के अंदर, हमने ये चीज़ें डाल देनी है सारी। ये मशीन पड़ी है, ये पैकेज पड़ा हुआ है। इस पैकेज में एक इस इंस्ट्रूमेंट में हमें ये सारी चीज़ें डाल देनी है। डाटा, डाटा का नाम क्या है हमारा? फाइकस। डाटा का नाम क्या है? फाइकस है। आगे मैपिंग। मैपिंग का मतलब ये है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैपिंग का मतलब ये है कि हम इस ggplot को बताएंगे कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखना है और वाई एक्सिस पे क्या रखना है। ठीक है, मैपिंग इक्वल स्टैटिक। मेरे पास कोई एरर आ रहा है बहरहाल चलें ट्राई करते हैं, शायद मेमोरीज की फुल होगी इस वजह से। अच्छा, स्टैटिक में आ जाए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखना है यहाँ पे देखें हमारे पास फाइल है, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, पेटल विड्थ है, पेटल लेंथ है, सेपल लेंथ। हम इसमें से किसी एक चीज़ को एक्स एक्सिस पे रखते हैं और एक को वाई पे रखते हैं। अब अगर हमें ये चीज़ें ज़ुबानी याद नहीं है तो हमें बार बार अपनी फ़ाइल के ऊपर आना पड़ेगा, हमें बार बार अपनी फ़ाइल चेक करना पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या नाम लिखे हुए हैं। और ये जो है ना बहुत केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मीन कि ये अगर आपने एस कैपिटल है ना, यहाँ पे देखिए स्पीशीज़ का एस कैपिटल, और अगर आपने यहाँ पे स्मॉल लिख दिया तो भी ये आपको एरर दे देगा। ठीक है,
यहाँ पे आते हैं, हम एक्स एक्सिस पे बताते हैं। अब एक्स एक्सिस पे हम क्या रखना चाहते हैं, पेटल विड्थ। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो इसके लिए छोटा सा एक ट्रिक है। यहाँ पे फाइल का नाम लिखें, फाइकस। फाइल का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप डॉलर साइन डालें। डॉलर साइन के बाद जैसे आप डॉलर साइन डालेंगे ना यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, यानी आपके जो टेबल है उसकी जो कॉलम की लिस्ट है वो शो हो गई है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पेटल विड्थ। वाई एक्सिस में मैं कर लेता हूँ अगेन फाइकस, डॉलर साइन, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेपल विड्थ। ठीक है, अब दो चीज़ें हमने जो है उसको बता दी हैं। दो चीज़ें हमने क्या बता दी हैं, डाटा भी बता दिया है, मैपिंग भी बता दिया। अब हमने इसको ज्योमेट्री बतानी है। ज्योमेट्री बताने के लिए हम यहाँ पे प्लस का बटन, यहाँ पे हम लिखेंगे जियोम। जिस तरह एस्थेटिक का शार्ट जो है वो AES है, इसी तरह जियोमेट्री का जो शार्ट है वो GEOM, जियोम अंडरस्कोर, मेरे पास बार बार एरर दे रहा है, पॉइंट। सही, हमारा स्क्रिप्ट है, ये कोड है हमारा। ठीक है, आपने ये कोड लिखना है और इसको रन करना है। अच्छा, मुझे इसने एरर दे दिया। अब ये कह रहा है जी अनएक्सपेक्टेड सिंबल। यहाँ पे recognition। अब ये छोटा सा एरर दे रहा है, हमें एरर हमें ढूंढना है। इसको पढ़ें आप कोड को, आपके पास होपफुली एरर नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एरर आया है, छोटा सा एरर है। अब ये देखें, ये कह रहा है जी डाटा फाइकस। देखें फाइकस की स्पेलिंग SU है, हमारे पास फाइकस की स्पेलिंग क्या है, US है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ये। अब इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक ये कोड लिखें और इस कोड को जस्ट रन कर लें, आपके पास शायद प्लॉट बन जाए कि मेरे पास ये अभी आर जो है ना, मैंने इसको 10th बैच में कन्वर्ट किया है। हाँ, कोड रन करने के लिए आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है, रन। इसके एंड कर्सर यहाँ पे रखें एंड पे और इसको रन करें, तो ये कोड आपके पास रन होगा। लेकिन मुझे ये एरर दे रहा है, ये आपके पास ये एरर शायद ना आए। हाँ, ये देखें, ये फ्री ऑफ फातिमा के पास ये प्लॉट बन चुका है। मेरे पास एक्चुअली ये थोड़ा सा इशू है आर में, इस वजह से ये एरर आ रहा है, इसलिए मैंने इसको यहीं पे रोक लिया है। तो आप जब इस कोड को रन करेंगे तो आपके पास ये जो है ना वो प्लॉट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आज आपने जो फर्स्ट कोड राइट किया है, अब ये कोड तो आपके पास आ गया है, बाकी हम इस पर डिटेल जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको जस्ट ये चीज़ बता दूँ, 3 चीज़ें हमने सीखी हैं कि जब भी हमने प्लॉट बनाना है
एस्थेटिक के बाद हमने इसको एक्सिस बताना है। ये देखें एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखना है, मैंने इसको एक्स एक्सिस पे बता दिया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। पेटल विड्थ रख ली। वाई एक्सिस पे मैंने इसको बता दिया कि मैंने जो है वो सैपल विड्थ रखी है। ठीक है, मैं ये आपको ना ये हेडिंग से समझाता हूँ। देखिए 3 चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी है ग्राफ बनाने के लिए। डाटा, डाटा हमने बता दिया, हमारे डाटा का नाम क्या है, फाइकस। आगे मैपिंग, मैपिंग हमारी है इक्वल स्टैटिक के। स्टैटिक में हम क्या करना चाहते हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्या रखना चाहते हैं, पेटल विड्थ, और वाई एक्सिस पे हम रखना चाहते हैं सैपल विड्थ। और इसकी जो टाइप है ग्राफ की वो क्या है, जियोम पॉइंट, जियोम पॉइंट। और आप इसको जब रन करेंगे तो आपके पास जो है वो प्लॉट रन हो जाएगा। मेरे पास एक टेक्निकल इशू है, अगर मैंने इसको क्लोज किया तो ये सारा जाता रहेगा, इसलिए मैं इसको क्लोज नहीं कर रहा। आप इसकी प्रैक्टिस करें और आपके पास ये प्लॉट बन जाएगा। इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होंगे वो हम बेसिक से आगे निकल चुके हैं। अब बेसिक से नेक्स्ट चीज़ें जो है वो हम सीखेंगे। बेसिक चीज़ें क्या थी कि फ़ाइल को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, पैकेजेस कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, ये बेसिक चीज़ें थी। ये होपफुली कि आप लोगों को अब क्लियर होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लासेस